हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गणित शिक्षण के दो विधियों को पढ़ने वाले हैं, एक विश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि। ये दोनों विधियां एग्जाम में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग और भी विधियों को पढ़ेंगे, जैसे अनुसंधान विधि, प्रयोग की विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, ऐसे कई विधियों को देखेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ दो वीडियो और आपके सामने आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों विधियों को अच्छे से समझेंगे और इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट को देखेंगे, ताकि एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। क्योंकि विधियों से जुड़ा हुआ आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके इन सारे विधियों के पॉइंट के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो विधि हम ले रहे हैं उसका नाम है विश्लेषण विधि। अगर कोई अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या है, एनालिटिक्स मेथड। अब देखिए, इस विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है कि इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। दोस्तों, ये अज्ञात से ज्ञात क्या हो गया? अज्ञात मतलब कि जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। जैसे आपके सामने एक रूल कह दिया जाए कि लिखा जाए जैसे कि कर्ण का मान जो है आधार और लंब के मान के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, अगर हम करनी में कर देते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए कि प्रतिशत का मान 100% जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो आप इन बातों को कैसे समझेंगे जब तक आपके सामने उसको प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम्पल के तौर पर नहीं पेश किया जाए, जब तक उसको अच्छे से नहीं आपको दिखाया जाए, समझाया जाए। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि पहले आप रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप उससे संबंधित क्या करते हैं, उदाहरणों को देखते हैं, ठोस पदार्थों को देखते हैं, अपने सामने मूर्त अवस्था में देखते हैं। यानी आप इसे कह सकते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर भी कह सकते हैं, है ना। इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। दोस्तों, रेखा गणित प्रमेय को आप समझेंगे ज्योमेट्री। ओके दोस्तों, ज्योमेट्री को ही रेखा गणित प्रमेय कहा गया। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ गुण है, एडवांटेज है और कुछ अवगुण भी सिखाएंगे। तो जितने भी आपके गुण हैं और अवगुण हैं इन दोनों विधियों में, इसको आप गौर से समझिएगा, क्योंकि गुण और अवगुण से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग इन विधियों से सवाल भी करेंगे जब विधि खत्म होगी, यानी या फिर हम अगला वीडियो में कुछ क्वेश्चन इसमें हम डालेंगे। तो ये कहता है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है, और जो प्राप्त ज्ञान है वो दोस्तों कैसा होता है, अस्थायी होता है। इस बात पर ध्यान रखेंगे, इसको बड़ा गौर से याद रखेंगे कि विश्लेषण विधि में बालक क्या करता है, स्वयं समस्या का समाधान करता है और हल खोजने पर बल देता है। यानी बालक खुद समस्या को सॉल्व करता है और हल ढूंढने का प्रयास करता है, और जब वो इस प्रकार से वो समस्या को सॉल्व करता है तो उससे जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। आप भी सोच के देखिए ना कि आप जब किसी भी समस्या को खुद सॉल्व करते होंगे तो उस समस्या से जो मिलने वाले आपको एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव है, वही तो ज्ञान है। वह अनुभव आपके लिए जीवन भर काम देता होगा और हमेशा अस्थायी रहता, कहीं आप भूलते नहीं होंगे। जैसे कोई चीज़ पढ़ना है, आप उसको बहुत जगह पे ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, भाई कि इसका यहाँ पर क्या लिखा है, इस किताब में क्या लिखा है, नेट पे क्या दिया हुआ है, सब कुछ जब आप समेट के पढ़ते हैं तो आपको एक अलग तरह का ही जो ज्ञान मिलता है, जो उसका समस्या आप हल कहते हैं, तो वह ज्ञान आपके पास क्या होता है, अस्थायी रह जाता है। देखो, अगला कहता है यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अब समझिए, मनोवैज्ञानिक विधि दोस्तों होता क्या है, समझने के तरीका। आप यहाँ समझिए कि मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं साइकोलॉजिकल, यानी कि साइकोलॉजी बोलते हैं आप, तो साइकोलॉजिकल मेथड है यह। यानी इसमें बालक जो है स्थिति को, परिस्थिति को, समस्या के प्रकृति को देख के समझता है, फिर उसको हल करता है। तो वही मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सा? विश्लेषण। तो याद रखें कि विश्लेषण विधि जो है दोस्तों ये कैसा है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस पॉइंट से क्वेश्चन दिया गया है। और अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। जब आप किसी चीज को समझने लगते हैं, समझने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है, उसको खुद से हल करने लगते हैं, और जब वो जो चीज आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपके दिमाग में अस्थिर रूप से, अस्थायी रूप से रह रहा है, तो आप उस अध्ययन में काफी इंटरेस्ट लेंगे, काफी रुचि लेंगे। फिर कहता है कि खोज करने की क्षमता, यानी इसको आप अन्वेषण बोलते हैं। आपके पेडागोजी में ये वर्ड खूब देखने को मिलेगा। इसी दोस्तों आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। आप सोचिए, बालक स्वयं समस्या का समाधान कर रहा है, हल को खोजने का प्रयास कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है, यानी खोज करने की क्षमता का विकास होगा। बालक में खोज करने की क्षमता का विकास होगा।
है ना। तो विश्लेषण विधि में ये 3-4 पॉइंट जो गुण का है इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें अवगुण क्या क्या है। ये देखिए ये कुछ अवगुण है इसके, इसको आप गौर से पढ़ लेंगे। अवगुण यानी कि दोष, इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहला कहता है कि अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चों को आप अन्वेषण करने दे रहे हैं, बच्चों को ही आप समस्या को सॉल्व करने दे रहे हैं, तो वो किसी समस्या को उसके समय के भीतर सॉल्व ना करके वो समय अधिक लगा सकता है। इससे देखिए दिक्कत क्या होगा, दिक्कत होगा कि जो उसका पाठ्य पुस्तक है समय पे खत्म नहीं होगा, पाठ समय पे खत्म नहीं होगा, पाठ्यक्रम समय पे खत्म नहीं होगा, यानी उसकी पढ़ाई जो है लेट हो सकती है। अगला कहता है कि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए अनुपयोगी है। देखिए छोटे बालक जो हैं अभी उसके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं आई है कि वह किसी पे एनालिसिस कर सकता है, यानी वह खोजबीन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर अभी ज्ञान डेवलप नहीं हुआ है कि छोटा बच्चा अन्वेषण कर सके। कुशल अध्यापक की आवश्यकता, देखिए ये भी नेगेटिव पॉइंट इसलिए भी थोड़ा डाले हैं नेगेटिव पॉइंट में, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि आप बालक के सामने समस्या को रख देते हैं, उसको कहते हैं कि आप समस्या को सॉल्व करिए, लेकिन आप एज ए टीचर वहाँ पे वो रोल नहीं निभा पाते हैं जो एक बहुत ही अच्छा कुशल अध्यापक का जो गुण होना चाहिए कि वह बालक सही दिशा में अन्वेषण करे, सही दिशा में एनालिसिस करे। आप वो जो तरीका है आप अपना नहीं पाते हैं और वो रोल आप निभा नहीं पाते हैं। तो कुशल अध्यापक की जो कमी है ना, कुशल अध्यापक की कमी होने के कारण इसे आप दोष में रख सकते हैं। कहता है कि तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है। जितने भी बालक हैं सबों में तार्किक क्षमता या फिर चिंतन क्षमता का गुण नहीं होता है, इसलिए जो है ये विधि सभी बालकों के लिए उपयोगी है भी नहीं। तो यहाँ कहता है कि तर्क शक्ति की जरूरत बालकों में है, यानी अगर बालक में अगर तर्क शक्ति आपको दिखता है तभी आप बालकों को इस विधि के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं या इसका उपयोग आप पढ़ाने में कर सकते हैं। तो दोस्तों विश्लेषण विधि में इतना था। इतने बात को आप ध्यान से समझ आते हैं और आप इसको अगर अच्छे से पकड़ कर रखते हैं तो आपका इस विधि से कोई क्वेश्चन नहीं दिक्कत होगी। अच्छा हाँ, इस विधि में एक चीज देखिए, सवाल जो पूछता है आप ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक कक्षा का जब भी बात होगी तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए विश्लेषण विधि अनुपयोगी है ना, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का जो बालक है उसके पास अभी वो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है कि वो विश्लेषण कर सकता है ना। आइए अब देखते हैं संश्लेषण विधि। दोस्तों संश्लेषण विधि क्या है कि संश्लेषण विधि जो है वो विश्लेषण का ही पूरक है, यानी जब संश्लेषण क्रिया जो है सीख जाता है, संश्लेषण विधि में बालक अच्छा कर सकता है तभी वो विश्लेषण कर सकता है। क्यों? क्योंकि संश्लेषण विधि में समस्या आसानी से हल हो जाता है, टाइम कम लगता है। संश्लेषण विधि में चीज़ों को आपको याद करना होता है। तो जब आपके पास दिमाग में कुछ स्टॉक रहेगा, कोई डाटा रहेगा, तब ना आप एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आप विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अमेरिका का इकोनॉमी कैसे चलता है, तो आपके दिमाग में इकोनॉमी को लेकर के कोई डाटा होगा, अमेरिका के प्रति कोई ज्ञान होगा, अमेरिका का इकोनॉमी आप कुछ जानते होंगे, तब ना आप बता सकते हैं। बिना ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे चल रही है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत सरकार कैसे चलती है तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित आपके पास आंकड़े पर्याप्त नहीं है, और हैं भी तो वो काम के नहीं है ना। तो संश्लेषण विधि क्या करता है कि यह बालक के मस्तिष्क में आंकड़ों को जमा करने का काम करता है, और वही आंकड़े आगे चल करके विश्लेषण करने में, चिंतन करने में काम आता है। ध्यान समझिएगा। पहला कहता है कि यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। समझ में आगे कि पूरक क्यों है? क्योंकि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी इसमें हम लोग पहले जो है सॉल्यूशन जो है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इससे कुछ कुछ गुण हैं। कहता है कि यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। संश्लेषण विधि काफी सरल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है चिंतन करने का काम नहीं है, इसमें फार्मूला बेस्ड काम होता है, इसमें जो है आंकड़े संबंधित काम होता है, इसमें संकेत संबंधित काम होता है। अगर ये सब थोड़ा पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। और ये काफ़ी क्रमबद्ध होता है, यानी एक के बाद ज्ञान जुड़ा होता है कि पहले आप गिनती सिखाते हैं, पहले जोड़ सिखा रहे हैं, फिर घटाव सिखा रहे हैं, ऐसे आपस में क्या था जुड़ा होता है, क्रमबद्ध होता है। समस्या हल जल्दी निकलता है। संश्लेषण विधि में समस्या हल जल्दी निकलता है क्योंकि यहाँ पे
हम बताएं जैसे कि आंकड़े संबंधी काम होते हैं, अगर आपको आंकड़े पता है तो आंकड़े को पुट करिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। स्मरण शक्ति का विकास होता है, इस पॉइंट को आप स्टार मान लीजिए, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए स्मरण शक्ति का विकास होना और रटना, ये दोनों कहीं न कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ आपस में है। स्मरण शक्ति का विकास तभी होगा जब आप थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब आप कभी याद ही नहीं करे हैं और आप कहते हैं कि हमारा जो है याद करने की क्षमता का विकास नहीं हो रहा, तो वो कैसे होगा, संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जो है नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है कि जब आप ज़्यादा अधिक स्मरण शक्ति का विकास करते हैं तो बच्चे का गुण रटने के प्रति झुकाव हो जाता है। ये एक अवगुण भी है जो कि आगे देखिए हम लिखे होंगे। कहता है मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाया जाए कि भाई लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आप ये फॉर्मूला को याद कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला को याद कर लिए हैं तो आपको अगर लाभ निकालना हो तो तुरंत इसको सेट किए, डाटा रखे, काम हो गया। लेकिन जब समझने की बारी आएगी तो वहां पर आपका जो समय है या फिर जो मंदबुद्धि बालक है वो समझने के लिए असक्षम हो जाएगा। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए संश्लेषण विधि सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे उसको अधिक दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अगला कहता है कि ज्यादातर गणितीय समस्या हल की जाती है इसी विधि से। देखिए क्योंकि शुरू में क्या होता है कि बालक विश्लेषण करने का जो स्तर है उसका होता नहीं है और बालक को समस्या हल करना है, तो संश्लेषण विधि वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और इससे भी अच्छा एक विधि आगे पढ़ेंगे, आगमन विधि, है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगमन और संश्लेषण में अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो हल होता है समस्या वो होता है संश्लेषण से ही होता है। भले आगमन विधि बहुत ही बेहतर है बालकों के अंदर में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए, तार्किक शक्ति का विकास करने के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ दोष हैं, इस दोष को ध्यान दीजिएगा। पहला दोष कहता है रटने की प्रवृत्ति पर बल। आपको इसे हम यहाँ समझाए कि स्मरण शक्ति का विकास होगा तो रटने की क्षमता का भी विकास होगा, और रटने की प्रवृत्ति उसके अंदर में जब आ जाएगी तो वह उसके विकास को रोकेगी। रटने का मतलब है कि आप अपने दिमाग पर जोर नहीं दे रहे हैं, चिंतन क्षमता को कम कर ले रहे हैं, ठीक है। अन्वेषण क्षमता की कमी, देखिए जब यहाँ टोटल चीजें आंकड़ा आधारित काम हो रहा है, फॉर्मूला पे काम हो रहा है, याद करके चीजों को काम कर रहे हैं, तो अन्वेषण की बात ही यहाँ पे नहीं आएगी, यानी इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं आएगी। मास्टर जी जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको आप याद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अर्जित ज्ञान अस्थायी होगा, है ना, अन्वेषण नहीं होगा, खोजबीन नहीं होगा, समस्या विद्यार्थी खुद हल नहीं करेगा, तो अर्जित ज्ञान दोस्तों कैसा होगा, अस्थायी होगा। इसलिए आप लोग बचपन से हम लोग सुनते हैं कि शिक्षक बोलते हैं कि समस्या को हल करने का प्रयास करो, है ना, क्या कारण है उसको ढूंढो। तार्किक क्षमता और चिंतन रहित, अब देखिए जिसमें अन्वेषण ना हो, बालक खुद सक्रिय नहीं है ना, ज्ञान दोस्तों कैसा है, इसमें स्मरण शक्ति पर जो है पूर्णतः निर्भर है, तो वहां पर तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल एबिलिटी और चिंतन क्षमता यानी कि उस पर किसी भी बात पर चिंतन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास करना तो संभव है ही नहीं। तो इन दोनों विधियों को आप अच्छे से समझ गए। आज हम अगले वीडियो में आपके सामने कई विधियों को लेकर आएंगे, 4 से 5 विधि को लेकर आएंगे और प्रयास करेंगे कि 3 विधि में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें और साथ में इसका आपको क्वेश्चन भी करवा दें हम लास्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। जय हिंद।